Hello everyone. So from this video we are starting our journey of class 12 लॉजिक एंड फिलोसफी। लॉजिक एंड फिलोसफी क्लास 12 का जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमने एच फर्स्ट ईयर में ही कवर किया है और एच सेकेंड ईयर जो है वो उसी चीज़ का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जो है क्लास 12 ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी का, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इसको ही हम कवर करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं एच सेकेंड ईयर के लॉजिक एंड फिलोसफी पे। ठीक है, तो एक बार हम कंटेंट देख लेते हैं। एक बार कंटेंट पेज पे आ जाओ। कंटेंट पेज पे आने के बाद देखो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हम इस साल कवर करने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी, वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी का मतलब क्या है कि हमने एच फर्स्ट ईयर पे हमने देखा है कि इन्फरेंस जो है, इन्फरेंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इंडक्शन और एक है डिडक्शन। ठीक है, इंडक्शन को हम इन्फरेंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है इंडक्शन और एक है डिडक्शन। हमने डिडक्शन जो है, डिडक्शन के बारे में हमने एच फर्स्ट ईयर में हमने कवर किया है कि डिडक्टिव इन्फरेंस या फिर डिडक्शन जो है इसको और दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, इमीडिएट इन्फरेंस एंड मीडिएट इन्फरेंस। उसके बाद हमने देखा है कि इमीडिएट इन्फरेंस को हम और दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है कन्वर्शन और एक है ऑब्वर्शन। एंड मीडिएट इन्फरेंस जो है इसको हम एक हिस्सों में बांट सकते हैं, दैट इज़ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो हमने एच फर्स्ट ईयर में कवर किया है और एच फर्स्ट ईयर पे हमने सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन जो है इस पे ही जोर दिया है। लेकिन एच सेकेंड ईयर जो है, एच सेकेंड ईयर पे हम मेनली जो जोर देंगे वो है इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, इंडक्शन क्या है तो इसको ही बोला गया है नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी। मतलब क्या है नेचर ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का नेचर क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या है। वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे इंडक्शन के काइंड्स को। इंडक्शन जो है, इंडक्शन को हम दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है, सॉरी, इंडक्शन को हम तीन हिस्सों में नहीं, इंडक्शन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन improperly so called। ठीक है, एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन improperly so called। इंडक्शन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है इंडक्शन प्रॉपर, एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन improperly so called। और इंडक्शन प्रॉपर जो है, इंडक्शन प्रॉपर को हम और तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है साइंटिफिक इंडक्शन, एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन और एक है एनालॉजी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे जो यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार क्लास 11 के इन्फरेंस जो चैप्टर है इसको एक बार रिविजन दे देना, क्योंकि इन्फरेंस क्या है, इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। हम अगर नोन से अननोन पे, ठीक है, अगर हम नोन से अननोन पे जंप करते हैं तो इसको बोला जाता है इन्फरेंस। क्या बोला जाता है, इन्फरेंस। और इसी नोन टू अननोन पे जो हम जंप करते हैं, ये अगर हमारे सिर्फ दिमाग में होता है, मेंटल प्रोसेस अगर होता है तो इसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। लेकिन अगर हम इसको लिख लेते हैं या फिर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तब इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ हम एच फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं और इसी वजह से एच फर्स्ट ईयर का जो इन्फरेंस चैप्टर है इसको एक बार घर पे पढ़ लेना तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ये चैप्टर। ठीक है, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। यूनिट नंबर 2 पे एक्चुअली तीन चैप्टर्स है।
एक है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, एक है लॉ ऑफ कॉजेशन और एक है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ कॉजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन क्या होता है? ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन होता है कि जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होके, जिन चीज़ों के ऊपर निर्भर होके, ग्राउंड मतलब क्या है? जिन चीज़ों के ऊपर निर्भर होके इंडक्शन एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करता है। जनरल रियल प्रोपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल क्रोज आर ब्लैक, जहाँ पे सबके बारे में बात हो रहा है, ऐसे प्रोपोजिशन को अगर इंडक्शन एस्टैब्लिश करता है उसको बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है? द लॉज एंड द प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हिच इंडक्शन एस्टैब्लिशेस ए जनरल रियल प्रोपोजिशन इज कॉल्ड ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। जिन लॉज के ऊपर, जिन कानून के ऊपर, ठीक है, जिन लॉज के ऊपर, लॉज का मतलब क्या है? कानून। जिन लॉज के ऊपर, जिन प्रोसेसेस का मतलब क्या है? माध्यम। ठीक है, तो जिन लॉज के ऊपर, जिन प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड होके, निर्भर होके, ठीक है, इंडक्शन मतलब इंडक्टिव इन्फरेंस एक जनरल रियल प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश करता है। जनरल रियल प्रोपोजिशन का मतलब क्या है? ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको हम बोलते हैं जनरल रियल प्रोपोजिशन। जिन लॉज के ऊपर, जिन प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड होके इंडक्शन जनरल रियल प्रोपोजिशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल ऐसे प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करता है, उन्हीं लॉज को, उन्हीं प्रोसेसेस को बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। इन दोनों फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन पे। ठीक है, लॉ ऑफ कॉजेशन क्या है? लॉ ऑफ कॉजेशन है कि हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज। ठीक है, एवरी इवेंट, कोई भी घटना हो, उस घटने के पीछे एक क्या होता है? कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉजेशन। कौन से कानून, कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड करके कॉजेशन हुआ है? कॉजेशन का मतलब क्या? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है, कॉज का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आज एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट के पीछे एक कारण होगा। सोच लो कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है, तो गाड़ी का ब्रेक फेल जो है वो कॉज है एंड एक्सीडेंट जो हुआ है वो इफेक्ट है। और ये जो कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है इसको बोला जाता है कॉजेशन। तो लॉ ऑफ कॉजेशन पे हम पढ़ेंगे हर एक घटना के पीछे कारण होते। एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज, देयर इज नो इवेंट विदाउट ए कॉज। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है, कोई भी ऐसा घटना नहीं है जिसके पीछे कोई कारण ना हो। तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर पे। उसके बाद है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट क्या है? बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम हर दिन देखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम बहुत गौर से देखते हैं। जो अगर किसी चीज़ को हम बहुत गौर से देखते हैं, बिकॉज हमारे इसको देखने के पीछे एक पर्पस छुपा हुआ होता है कि हम क्यों देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना, या फिर किसी भी चीज़ को गौर से देखना। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट मतलब हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम खुद का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने आप को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ कॉजेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये तीनों जो यूनिट्स है या फिर ये तीनों जो चैप्टर्स है, ये आता है तुम्हारा यूनिट नंबर 2 पे। थर्ड जो है यूनिट हमारा वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज ए प्रोविजनल सपोजिशन। सोच लो कि हमारे घर में चोरी हुआ है और हमें नहीं पता है कि चोर कौन है। ठीक है, तो चोर को ढूंढने के लिए अगर हम कोई सपोजिशन करते हैं, अनुमान करते हैं, और अगर वो अनुमान अस्थायी होता है, प्रोविजनल होता है, मतलब क्या है कि ये अनुमान सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सोच लो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे घर पे चोरी हुआ है और मैंने बोला कि घर में एक सर्वेंट था, नौकर था, जिसने चोरी किया है। मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये वाक्य जो है, ये स्टेटमेंट मैंने दिया है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब प्रोविजनल सपोजिशन। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब है प्रोविजनल सपोजिशन। प्रोविजनल सपोजिशन मतलब अस्थाई अनुमान, एक ऐसा अनुमान जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। मतलब क्या है? डेफिनिट नहीं है कि है ही। मैंने सिर्फ मैंने क्या किया है? हाइपोथेसिस किया है। मैंने अस्थाई अनुमान दिया है कि शायद हो सकता है कि नौकर ने चोरी किया है, शायद, और इसी शायद को बोला जाता है प्रोविजनल।
क्या बोला जाता है? प्रोविजनल। द प्रोविजनल सपोजिशन, और इसी प्रोविजनल सपोजिशन को बोला जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के टोटल 3 प्रकार है। हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट, अगर हम चोर को लेके हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि चोरी किसने किया है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट। अगर चोरी उसने कैसे किया है, ठीक है, इसको लेके अगर हम सपोजिशन करते हैं तो इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ। और चोरी कैसे हुआ है, ठीक है, उस दिन घर पे कोई था या नहीं था, इसको लेके अगर हम हाइपोथेसिस करते हैं तो इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन। तो हाइपोथेसिस कितने प्रकार के होते हैं? हाइपोथेसिस होता है टोटल 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट, हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ एंड हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन। अगर हम चोर को लेके सवाल कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट। अगर हम चोरी कैसे किया है इसको लेके अगर हम वो कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं, देन इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ। और चोरी उस दिन कैसे हुआ है, कैसे किया है और कैसे हुआ है, डिफरेंस है। कैसे किया है मतलब क्या है कि शायद उसने लॉकर खोला है, लॉकर खोल के उसने चोरी किया है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ। और उस दिन घर पे कोई था या नहीं था, इसको अगर सर्कमस्टेंसेस को लेके, परिस्थिति को, घर का परिस्थिति क्या था उसको लेके अगर हम सवाल करते हैं तो इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन। हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन, याद रखना, हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे लॉजिक पार्ट में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। क्यों? बिकॉज J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है इसको दिखाने के लिए, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है इसको दिखाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमें टोटल कितने मेथड्स दिए हैं? टोटल 5 मेथड्स दिए हैं, ठीक है। रुको, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, J.S. मिल जो है, J.S. मिल ने किसको दिखाने के लिए? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है इसको दिखाने के लिए, ठीक है, हमें टोटल कितने मेथड्स दिया है? 5। हमें टोटल कितने मेथड्स दिया है? 5 टोटल मेथड्स दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है। और इन्हीं 5 मेथड्स को, इन्हीं 5 तरीकों को बोला जाता है मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, जहां पे हम 5 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये 5 मेथड्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ एग्रीमेंट, सेकंड वन इज मेथड ऑफ डिफरेंस, थर्ड वन इज जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, फोर्थ वन इज मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन एंड फिफ्थ वन इज मेथड ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। तो ये 5 मेथड्स जो है ये किसने दिया है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। किसको दिखाने के लिए? कॉज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है इसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं 5 मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 पे, ठीक है, यूनिट नंबर 4 पे हमारे लॉजिक एंड फिलोसॉफी के। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो इस यहाँ पे ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 पे आके हमारा लॉजिक का पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अभी जो पार्ट स्टार्ट होगा वो है हमारे फिलोसॉफी का पार्ट। और फिलोसॉफी में हमारा पहला जो चैप्टर है वो है रियलिज्म। हमने एचएस फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ाई किया है रियलिज्म के बारे में, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ एक्स्ट्रा मेंटल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट का हमारे दिमाग के बाहर एक क्या होता है? अपना खुद का स्वाधीन अस्तित्व होता है। इसी चीज़ के बारे में हमने देखा था रियलिज्म चैप्टर पे, याद है ना? रियलिज्म चैप्टर पे। तो रियलिज्म के जो 2 टाइप्स है, नेव रियलिज्म एंड साइंटिफिक रियलिज्म, इन दोनों टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे रियलिज्म चैप्टर पे। उसके बाद आता है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब क्या है? हर एक चीज़ हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है। एवरी ऑब्जेक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन आवर माइंड। हर एक किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। देखो यहाँ पे रियलिज्म क्या बोल रहा है? रियलिज्म बोल रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट का हमारे दिमाग के बाहर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब स्वाधीन अस्तित्व होता है। आइडियलिज्म हमें क्या बोल रहा है? आइडियलिज्म हमें बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे दिमाग के बाहर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का जो अस्तित्व है या फिर एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे दिमाग में ही होता है, ठीक है। तो आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म के 2 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म किसने दिया है? जॉर्ज बर्कली।
GEORGE, जॉर्ज बर्कली, BERKELEY, जॉर्ज बर्कली ने हमें दिया है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म हमें किसने दिया है? जॉर्ज हैगल। जॉर्ज हैगल ने हमें दिया है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज एथिक्स एंड पुरुषार्थस। एथिक्स एंड पुरुषार्थस जो चैप्टर है, एथिक्स एंड पुरुषार्थस का मतलब एथिक्स क्या है? हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौन सा चीज़ राइट है, कौन सा चीज़ रॉन्ग है, ये हमें समझना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे एथिक्स पे। और पुरुषार्थस क्या है? पुरुषार्थस हमारे टोटल 4 है। हमने ऑलरेडी HS फर्स्ट ईयर में देखे हैं। इंडियन फिलोसफी चैप्टर में हमने पढ़ाई भी किया है कि पुरुषार्थस जो है वो 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, कामो, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो है रिलीजियन। हमें पता है क्या होता है रिलीजियन जो है, रिलीजियन की मीनिंग के बारे में हम जानेंगे। रिलीजियन का नेचर क्या है, रिलीजियन एंड मोरलिटी मतलब क्या है कि धर्म या फिर नैतिकता, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या अंतर है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर दैट इज रिलीजियन पे। तो हमने पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमने जो पूरा कंटेंट्स है, इसको आज हमने डिस्कस किया है। बहुत ही मज़ेदार है क्लास 12 की लॉजिक एंड फिलोसफी। नेक्स्ट क्लास पे या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट यूनिट जो है नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी, वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन जो है, इसको हम स्टार्ट करेंगे और हर एक पेज को हम कवर करेंगे, हर एक पेज को हम पढ़ेंगे। सिर्फ ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियोज़ को, थोड़ा थोड़ा करके हम पूरी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से देखो, कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो या फिर ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।